हेलो दोस्तों, वेलकम टू हैशटैग सुपरविजन। आज हम पढ़ेंगे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। और आज हम इसको एकदम डिटेल से, एकदम अच्छे से, जो हमारा मोटिव है एकदम तय के तय में जाके पढ़ेंगे, एकदम स्टार्टिंग से पढ़ेंगे। जहाँ तक मैं जानती हूँ सारे बच्चे मतलब जो कंपटीशन लेवल की तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों को इसके बारे में पता होता है। मतलब रेगुलेटिंग एक्ट वो सब लोग पढ़े होते हैं, लेकिन फिर भी हम एकदम स्टार्टिंग से पढ़ेंगे। जो बच्चे अभी नहीं पढ़े, एकदम फ्रेशर हैं, उनके लिए हम एकदम स्टार्टिंग से पढ़ेंगे। और मैं आपको एक बात बता दूं तो जितना समय रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में पढ़ना लगता है, सिर्फ मोटा मोटा लाइन वाइज जितना समय आपको लगेगा, उतना ही समय इसकी स्टोरी को पढ़ने में लगता है, इसकी कॉन्सेप्ट को क्लियर करने में लगता है। जो इसका पहला बैकग्राउंड है कि किस लिए पास हुआ, क्या रीजन थे इसके, उसको पढ़ने में लगता है। अगर आपने सिर्फ ऊपर ऊपर मोटा मोटा पढ़ लिया तो आपको समझ में तो आ जाएगा, लेकिन आप एक समय के साथ उसको भूल जाओगे। अगर आपने इसके कॉन्सेप्ट के साथ इसको पढ़ लिया तो आपको भूलने के चांसेस कम रहेंगे। तो आपको बस ये बोलोगे मुझे एक बार रिवीजन मांगता है बस। तो एकदम स्टार्टिंग से पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैंने जितने अच्छे से पढ़ा है मैं आपको उतने अच्छे से पढ़ाऊँ और आपको समझ में भी आए। लेकिन तभी भी आप मुझसे अगर कोई पॉइंट मिस हो जाता है तो आप उसको एक बार अपने आप से पढ़ लीजिएगा प्लीज़, बिकॉज सेल्फ स्टडी इज़ द बेस्ट स्टडी। तो चलो फिर हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलो देखिए, अगर मोटा मोटा देखा जाए तो रेगुलेटिंग एक्ट का रीजन क्या था? 1757 का प्लासी का युद्ध और 1764 का बक्सर का युद्ध, ठीक है। अगर आप मोटा मोटा देखेंगे तब, लेकिन एक रीजन और है। 1757 का युद्ध क्यों हुआ, इसका भी तो कोई रीजन होगा ना। तो इसका रीजन है कालकोठरी की घटना। कालकोठरी की घटना जो बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के समय में हुई थी। तो हम एकदम वहीं से पढ़ेंगे, कालकोठरी की घटना से स्टार्टिंग से पढ़ेंगे। ठीक है, वीडियो लंबा हो जाएगा, बस कंडीशन आपको यही है, शर्त यही है मेरी कि बोर नहीं होना है, एकदम इंटरेस्ट बना के पढ़ना है और आपको सब चीज़ समझ में आएगी, ठीक है। चलो स्टार्ट करें। तो देखिए, उस समय जब अंग्रेज व्यापारी स्टार्टिंग में आए व्यापार करने, तो स्टार्टिंग में थोड़ी युद्ध लड़ने लगे थे कि तो आए नहीं तो तुरंत मार शुरू, ऐसा थोड़ी है। स्टार्टिंग वो बिजनेस कर रहे थे। लेकिन उस समय बंगाल का जो नवाब था सिराजुद्दौला, बंगाल का नवाब था सिराजुद्दौला, उसने क्या किया, बंगाल का नवाब था सिराज, देखो मेरी राइटिंग थोड़ी गड़बड़ है तो आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। सिराजुद्दौला, इसने 20 जून और 1756 को एक काल कोठरी थी, इसके राज में। तो उसी काल कोठरी में इसने 146 अंग्रेज, 146 मतलब पास पास में, एकदम पक्का नहीं बता रही हूँ, अप्रॉक्स 146 अंग्रेज, उसमें बच्चे भी शामिल थे, महिलाएं भी शामिल थी। मतलब जो अंग्रेज निवासी थे, 146 अंग्रेज को उठा के, अंग्रेज निवासियों को उठा के इस काल कोठरी में बंद कर दिया। इसमें इसी काल कोठरी में इनको उठा के बंद कर दिया। और जब 21 जून को, सुबह 21 जून को जब काल कोठरी को खोला गया तो उसमें से सिर्फ 23 लोग ही बचे। कितने लोग बचे? सिर्फ 23 लोग। जब 21 जून को खोला गया तो उसमें सिर्फ 23 लोग बचे, और 23 लोग में बचने वाला एक व्यक्ति था, हालवेल। उसका क्या नाम था? हालवेल, जिसने आगे चलकर इस घटना का जो वर्णन इसी व्यक्ति ने किया था, हालवेल ने। ये बच के वहां से भाग निकला था। तो जो हालवेल था, यहाँ लिखती हूँ मैं, हालवेल था, ये बच के जब भागा तो उस समय जो अंग्रेज का अधिकारी था, कौन? रॉबर्ट क्लाइव। उस समय अंग्रेज का अधिकारी रॉबर्ट क्लाइव था। तो ये गया सारी घटना अपने अधिकारी रॉबर्ट क्लाइव से बताई। तो रॉबर्ट क्लाइव क्या था, वो बहुत गुस्सा हो गया। आप किसी भी व्यक्ति को ले लीजिए, अगर आप अपने आप को ले लीजिए, आपके साथी बराती को कोई ऐसे इकट्ठा बंद कर दे, किसी कमरे में मार दे, तो आपको गुस्सा नहीं आएगा। तो वैसे जो अंग्रेज अधिकारी था उस समय, अंग्रेज अधिकारी कौन था उस समय? रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव, उसको जब ये बात पता चली तो वो बहुत क्रोधित हुआ, बहुत गुस्सा हुआ। तो बोला अब तो सिराजुद्दौला से युद्ध करना ही पड़ेगा, बदला तो लेना ही पड़ेगा। इन्होंने ऐसा किया, इसका दंड तो मिलेगा ही। लेकिन थोड़ी देर बाद फिर ये सोचता है, कौन? रॉबर्ट क्लाइव सोचता है कि देखो इनका देश है, ये राजा है यहाँ के, इनके पास बहुत सारी सेनाएं हैं, अब कम से कम 20-30 हजार सेना तो रहेगी। और ये तो अभी नए नए बिजनेस करने आए थे, तो इनके पास बहुत होंगे तो 200-300 इतने लोग ही थे। तो ये सोचा कि हारना तो एकदम पक्का है अगर युद्ध करने गए। तो इसने एक दिमाग लगाया। सिराजुद्दौला का एक सेनापति था, सिराजुद्दौला का सेनापति था, उसका नाम था मीर जाफर। क्या नाम था? मीर जाफर। सिराजुद्दौला का सेनापति था, उसका नाम था मीर जाफर। रॉबर्ट क्लाइव गया, मीर जाफर से मित्रता कर ली। इस रॉबर्ट क्लाइव गया, मीर जाफर से मित्रता कर ली, और एक कंडीशन रखा कि देखो शर्त ये है कि मैं जब तुम्हारे राजा मतलब सिराजुद्दौला से युद्ध करने जाऊंगा तो तुम अपनी सेना को आदेश ही मत देना कि आक्रमण करो, बस ये कहना कि खड़े होकर देखो। तो बोला कि क्या मिलेगा? मीर जाफर बोला
बोला रॉबर्ट क्लाइव बोला कि आपको मैं राजा बना दूंगा, राजा बना दूंगा। ये युद्ध खत्म होने के बाद अगर मैं युद्ध जीत जाता हूँ तो मैं बंगाल का राजा आपको बना दूंगा, बंगाल का नवाब मीर जाफर को बना दूंगा आपको। तो ये इतना गधा था कि इसने जो सिराजुद्दौला थी, इसका जो राजा था सिराजुद्दौला, इसने सिराज को क्या दे दिया, धोखा दे दिया। धोखा दे दिया किसमें, राजा के लालच में धोखा दे दिया। और धोखा देने के कारण ही मीर जाफर को ब्रिटेन का गधा कहा जाता है। ये क्वेश्चन है, ये फनी क्वेश्चन है लेकिन क्वेश्चन है। ब्रिटेन का गधा कहा जाता है मीर जाफर को, इसको ब्रिटेन का गधा कहा जाता है अपने राजा को धोखा देने के कारण। तो 1757 में जो प्लासी का युद्ध था वो ऐसे हुआ। अब जब ये प्लासी का युद्ध, अब मैं आपको देखो अच्छे से प्लासी के युद्ध के बारे में चलो सीखते हैं। 1757 में 1757 इसका था 21 जून 1757 में बंगाल में 1757 में बंगाल का जिला था नदिया जिला। कौन सा जिला था, नदिया जिला। नदिया जिला में गंगा नदी के किनारे प्लासी के मैदान में ये युद्ध हुआ। इसीलिए इसका नाम प्लासी के युद्ध रखा गया। एक तरफ अंग्रेज अधिकारी थे, एक तरफ अंग्रेज थे और एक तरफ बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला था। बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला था। इन दोनों में युद्ध हुआ। अब इसकी सेनापति ने मीर जाफर जो था, इसने धोखा दे दिया तो ये बेचारा हार गया प्लासी के युद्ध में। अंग्रेज विजयी हो गया। अब जब अंग्रेज ने ये युद्ध जीत लिया तो उसका थोड़ा दिमाग, जैसे कोई अचानक से कोई बहुत बड़ा काम कर जाए तो उसका दिमाग थोड़ा फिर जाता है। क्या होता है, फिर बहुत उड़ने लगता है। तो ऐसे रॉबर्ट क्लाइव था, उसका दिमाग थोड़ा फिर गया, वो बहुत ऊपर सोचने लगा। बोले अरे मैं तो यहाँ पे बिजनेस करने आया था, कहाँ पे राजनीति में चला गया और मैंने इतने बड़े राजा को हरा भी दिया अपने सूझबूझ से और अपने आदमी को राजा भी बना दिया। जैसे उसने कहा था कि अगर मैं युद्ध जीत जाता हूँ तो मैं तुमको राजा बना दूंगा। तो जब ये युद्ध जीत गया तो बंगाल का नवाब कौन बन गया, बंगाल का नवाब बन गया मीर जाफर बन गया। अब जब ये बात ब्रिटेन को पता चली, ब्रिटेन के पार्लियामेंट में बात गई तो ब्रिटेन के जो लोग थे वो बहुत खुश हुए कि अरे देखो आप बिजनेस करने गए थे, आपने इतनी बड़ी सफलता हासिल कर ली, वहाँ के राजा को हटा दिया और अपने आदमी को राजा बना दिया, आओ आपका स्वागत सम्मान करते हैं। रॉबर्ट क्लाइव को बुला लिया गया ब्रिटेन में। रॉबर्ट क्लाइव ब्रिटेन चला गया। फिर रॉबर्ट क्लाइव जब ब्रिटेन गया तो वहां से एक अधिकारी आता है हैक्टन मुनरो। कौन आता है, हैक्टन मुनरो। जब रॉबर्ट क्लाइव ब्रिटेन गया अपना स्वागत सम्मान करवाने के लिए तो वहां से अंग्रेज का अधिकारी बन के आता है हैक्टन मुनरो। हैक्टन मुनरो आया तो उसने सबसे पहले किससे मिला, आया तो सबसे पहले मीर जाफर से मिला। किससे, मीर जाफर से। बोला कि चलो देखे रॉबर्ट क्लाइव किसको बना के गए हैं। तो जब मीर जाफर से मिला तो बोला एकदम चोंगा इंसान को इसने नवाब बना के आया, एकदम अयोग्य तो था ही, एकदम गधा था कि नहीं था, तभी तो इसने अपने राजा को धोखा दे दिया, गधा होता तो थोड़ी ऐसा करता। तो जब ये मीर जाफर से मिला हैक्टन मुनरो तो बोला कि आप अयोग्य हो, आप राजा बनने योग्य नहीं हो। तो मीर जाफर का एक दामाद था, मीर जाफर का दामाद था मीर कासिम था। जब हैक्टन मुनरो मीर कासिम से मिला तो मीर कासिम इसको थोड़ा ठीक ठाक लगा तो बोला कि अब आप नवाब बन जाइए। तो इनको हटा के, मीर जाफर को हटा के मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया हैक्टन मुनरो ने। बंगाल का नवाब कौन बन गया, मीर कासिम। हैक्टन मुनरो ने बंगाल का नवाब बना दिया मीर कासिम को। अब जब ये जो मीर कासिम था ये एक योग्य राजा था, इसके बाद बुद्धि थी, सोचने समझने की शक्ति थी, सूझबूझ थी। तो जब ये नवाब बना तो इसने सबसे पहले जानते क्या किया, जब मीर कासिम नवाब बना तो इसकी राजधानी थी मुर्शिदाबाद। क्या थी राजधानी, मुर्शिदाबाद। मीर कासिम बंगाल जो जहाँ रह रहा था उसकी राजधानी थी मुर्शिदाबाद। तो इसने सबसे पहले अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से हटा के कहाँ स्थापित कर दिया, मुर्शिदाबाद इसकी राजधानी थी, मुर्शिदाबाद से हटाकर अपनी राजधानी मुंगेर कर ली। कहाँ कर ली, मुंगेर स्थापित कर ली। आप ध्यान से समझिएगा, आप अगर नहीं लिख रहे हैं, नोट डाउन नहीं कर रहे हैं तो आप बस ध्यान से समझिएगा क्योंकि यही सारे क्वेश्चन आते हैं, ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो जब इसने मुंगेर अपनी राजधानी स्थापित कर ली बिना बताए हैक्टन मुनरो को, तो हैक्टन मुनरो पर गुस्सा हो गया, बोला कि हम ही राजा बनाए और हम ही से बिना बताए तुम अपनी राजधानी इधर उधर कर ले रहे हो, ये तो गलत बात हुई ना, एक बार पूछ तो लेते। फिर हैक्टन मुनरो गुस्सा हो गया, अब बोला कि अब आप राजा नहीं बनोगे। तो हैक्टन मुनरो ने क्या किया, मीर कासिम को हटा के फिर से इसके ससुर मीर
मीर जाफर को फिर से नवाब बना दिया। चोंगा लोग बहुत पसंद आते हैं किसी किसी को, तो मीर जाफर को फिर से नवाब बना दिया। अब जब आप, अच्छा बताइए, अगर आप एग्जाम्पल एक ले लें तो अगर कोई डीएम है आपके क्षेत्र में, वो बहुत अच्छा काम कर रहा है, बहुत अच्छे से सब चीज़ देख रहा है, बहुत मेहनत से, बहुत ईमानदारी से, और दो तीन ठू जो चोंगे लोग होते हैं ना, दो तीन ठू बड़े पौवा दिखाते हैं, मालूम पहुंचे होते हैं थोड़ा, वो आके उनको हटा दे डीएम को, तो उसको हट नहीं होगा, दुख होगा ना कि देखो हम इतने अच्छे से काम कर रहे थे, इतना अच्छा अच्छा सब काम कर रहे थे, तो हमको हटवा दिए। तो ऐसे मीर कासिम के साथ हुआ, उसको बहुत दुख हुआ कि हम इतना अच्छा काम कर रहे थे, हम इतने योग्य थे राजा के लिए, तभी हमको हटा दिए। तो वो गया कहाँ, फिर गया मीर कासिम, जब मीर कासिम को राजा के पद से हटा दिया गया तो वो गया वो मुगल बादशाह। मुगल बादशाह उसमें कौन था, मुगल बादशाह था शाह आलम द्वितीय। कौन था, शाह आलम द्वितीय। इस समय मुगल बादशाह था शाह आलम द्वितीय। अब बोलो मुगल बादशाह के पास जाकर देखो बादशाह साहब कि ये जो अंग्रेज लोग हैं ये भारत में दिन का दिन प्रतिदिन अपनी जो क्षेत्र शक्ति है उसको बढ़ाते जा रहे हैं, और अगर ये ऐसा ही चलता रहा तो अंग्रेज का जो भारत का दृश्य होगा वो कुछ दिन में दूसरा होगा, इसलिए इनको जल्दी से जल्दी कंट्रोल किया जाए, नहीं तो समस्या हो सकती है। तो जो बादशाह थे वो भी इस बात से सहमत थे, बोले हाँ ठीक है, लेकिन आपके पास तो सैनिक है नहीं, किसके पास, मीर कासिम के पास, क्योंकि उसको राजा के पद से हटा दिया गया। आपके पास तो सैनिक है नहीं, मेरे पास है थोड़े बहुत, लेकिन उतने में होंगे क्योंकि अंग्रेज की शक्ति अब बढ़ चुकी है, तो चलो एक लोग को और मिलाओ। तो पहले मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के पास गया, फिर गया अवध का नवाब। अवध के नवाब थे उस समय कौन, अवध के नवाब थे सुजाउद्दौला, सॉरी सुजाउद्दौला। सुजाउद्दौला के पास गया, सुजाउद्दौला से बोला चलो हम तीनों लोग मिलकर संयुक्त सेना बनाते हैं और अंग्रेज से युद्ध लड़ते हैं और अंग्रेज को पराजित करेंगे और अपने भारत देश से पुनः फिर से राज करेंगे पहले के जैसे जैसे हम लोग करते थे। तो बोले तीनों लोग बोले तो ठीक है, तो इन तीनों लोग ने अपनी संयुक्त सेना बना ली। अब 22 अक्टूबर, देखो 22 अक्टूबर 1764 ना, 22 अक्टूबर 1764 बिहार में एक जगह है बक्सर, बक्सर का मैदान, बिहार में बक्सर है, बक्सर जगह है, और ये जगह भी गंगा नदी के किनारे पड़ती है। कहाँ, गंगा नदी के किनारे। तो बक्सर में युद्ध हुआ, बक्सर का युद्ध हुआ, बक्सर के मैदान में। एक तरफ था बंगाल का नवाब, एक तरफ था बंगाल का पूर्व नवाब। बंगाल का पूर्व नवाब कौन था, मीर कासिम। बंगाल का पूर्व नवाब मीर कासिम था। और मुगल बादशाह कौन था, शाह आलम द्वितीय। अगर आप लोग देख रहे हैं तो उसको बोलते जाइए जो मैं बोलूं, शाह आलम द्वितीय। और कौन था, अवध का नवाब सुजाउद्दौला। ये तीनों लोग की संयुक्त सेना थी, इन तीनों लोग की संयुक्त सेना थी। और अंग्रेज अधिकारी तरफ से कौन था, अंग्रेज की तरफ से था हैप्टेन मुनरो। हैप्टेन मुनरो, राइटिंग तो ज्यादा गड़बड़ है। हैप्टेन मुनरो, इन तीनों लोग की क्या थी, ये तीनों लोग इनकी संयुक्त सेना थी, इनकी संयुक्त सेना थी। इधर अंग्रेज अधिकारी था, संयुक्त सेना होने के बावजूद भी इतने लोग, तीनों लोग मिलके भी अंग्रेज को हरा नहीं पाए, मतलब फिर भी अंग्रेज इसमें भी विजय हो गया, बक्सर के युद्ध में भी विजय हो गया। अब देखिए, अब जब बक्सर के युद्ध में विजय हो गया तो अब तो पर लग गए थे मानो अंग्रेज अधिकारियों के पर लग गए थे। तो अब जब ये बात पता चली, कहाँ पता चली, जब ब्रिटेन में जाके पहुंची ये बात कि हैप्टेन मुनरो तो, मतलब रॉबर्ट क्लाइव तो युद्ध करके आया ही था, हैप्टेन मुनरो भी युद्ध करके अब कर लिया है और जीत भी गया है। तो आज ब्रिटिश पार्लियामेंट खुद ही घबरा गई, खुद ही सोच में पड़ गई कि देखो ये बिजनेस करने गए थे और लगातार युद्ध पे युद्ध करते जा रहे हैं और अपनी बिजनेस को छोड़ के राजनीति शक्ति में चले जा रहे हैं और काफ़ी मात्रा में, काफ़ी बड़ी शक्ति में विस्तार भी कर रहे हैं अपने क्षेत्र का। तो घबरा के बोले कि अरे कहीं कल को ईस्ट इंडिया कंपनी इतनी बड़ी ना हो जाए, इसकी सैन्य शक्ति, इसकी क्षेत्र शक्ति इतनी बड़ी ना हो जाए कि ब्रिटिश पार्लियामेंट को ही वैल्यू ना दे, बोले कि अब देखो मुझे तुम्हारी परमिशन, तुम्हारे रूल रेगुलेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खुद ही सक्षम हूँ सब चीज़ करने में, तो मैं एकदम फ्री हूँ। तो जब ब्रिटिश पार्लियामेंट को ये बात पता चली तो वो घबरा गई। तभी उस समय ब्रिटिश का प्रधानमंत्री कौन था, अब ये बात ध्यान रखिएगा, उस समय ब्रिटिश का प्रधानमंत्री कौन था, ब्रिटिश प्रधानमंत्री पीएम, प्रधानमंत्री था लॉर्ड नॉर्थ।
ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, इसको अपने दिमाग में ताला मार के फेंक दीजिए जंगल में। ये लॉर्ड नाथ था। लॉर्ड नाथ, अब क्या बोलोगे कि लॉर्ड नाथ ने 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पास करवाया? तो ऐसा नहीं है, लॉर्ड नाथ ने नहीं पास करवाया। जैसे हर एक प्रधानमंत्री के पास एक गुप्त समिति होती है, क्या सीक्रेट कमेटी, क्या बोलते हैं, सीक्रेट कमेटी, वैसे लॉर्ड नाथ सर के पास भी एक सीक्रेट कमेटी थी। उस सीक्रेट कमेटी की सिफारिश पे ही, मतलब जब सीक्रेट कमेटी से फील हुआ होगा कि देखो ये अंग्रेज अधिकारी बहुत उन्नति कर रहे हैं, बहुत अपनी फील्ड से दूसरी फील्ड में जा रहे हैं, मतलब बिजनेस की फील्ड से पॉलिटिकल पार्टी में जा रहे हैं, तो उसकी जो सीक्रेट कमेटी की सिफारिश पर लॉर्ड नाथ ने ये एक्ट पास किया, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। अब देखो, इस एक्ट को भारत में संवैधानिक विकास का क्रम कहा जाता है। मैंने लिख रखा है ना कि भारत का संवैधानिक विकास, यहीं से भारत के संवैधानिक विकास का स्टार्ट होता है। मैं चाहती तो इसको स्टार्टिंग में बता देती, लेकिन मैं सोचा कि बाद में बताऊंगी। तो देखो, अगर आपको पहले बात जानना ये चाहिए कि संवैधानिक विकास होता क्या है, जानना चाहिए ना। मैं जब पढ़ रही थी तो मेरे दिमाग में भी आया कि संवैधानिक विकास होता क्या है। देखो, अगर आप देखेंगे तो सबकी ज़िंदगी में एक रूटीन होता है, एक नियम होता है ज़िंदगी में कि कब सोना है, कब खाना है, कब पढ़ना है, कब उठना है। तो जब कोई मतलब हम क्या पर्सनली क्या लें, जब कोई अपने लाइफ में एक रूटीन बना लेता है, अपने लिए एक नियम बना लेता है, अपने आप को एक नियम में बांध लेता है, तो क्या उसको क्या कहते हैं, विधान। उसने अपने लिए एक विधान बना लिया है, अपने लिए एक विधान बना लिया। और इसी तरह जब किसी बड़े भूभाग पर किसी देश में किसी बड़े क्षेत्र के लिए कोई नियम बनाया जाता है, किसी बड़े, जिसमें बहुत सारे लोग जुड़े होते हैं, बहुत बड़ा मतलब नियम बनाया जाता है, तो उसको कहते हैं संविधान। क्या कहते हैं उसको? संविधान। बात समझ में आ रही है? उसको कहते हैं संविधान। और उस संविधान में जो छोटे छोटे रूल्स होते हैं, जो छोटे छोटे रूल का नियमों का उल्लेख किया जाता है, उसे कहते हैं संवैधानिक। और उसी जो रूल के हिसाब से, मतलब उसी रूल के सहारे, उसी नियम के सहारे, जो उस देश में, उस क्षेत्र में, उस भूभाग में जो प्रोग्रेस, विकास होता है, उसे कहते हैं विकास। तो संवैधानिक विकास, यही ये पूरा निचोड़ बन के आया। तो भारत का संवैधानिक विकास यहीं से स्टार्ट हुआ। क्यों? क्योंकि रेगुलेटिंग एक्ट पहला ऐसा एक्ट था जो लिखित रूप में पास हुआ था, मतलब लिखित संविधान के रूप में पास हुआ था। बाकी इससे पहले जो पास होते थे नियम, वो सिर्फ ओरली, यहाँ पे ये रूल लगा दो, वहाँ पे वो रूल लगा दो, ऐसा कर दो, ऐसा कर दो, कुछ रिटर्न में नहीं आता था। तो ये पहला एक्ट था जो लिखित रूप से पास हुआ था, और ब्रिटिश सरकार द्वारा ये पहला ऐसा कदम था, मतलब पहला कोई कदम था जो भारत में स्थापित ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन प्रशासन को नियंत्रित करने के लिए बनाया गया था या पास किया गया था। इसीलिए भारत के संविधान में इसका बहुत महत्व है। अगर आप देखेंगे, मैं कहती नहीं कि इसको सब लोग जानते हैं, तो इसको इसीलिए सब लोग जानते हैं क्योंकि संविधान अगर हम पढ़ने चलेंगे तो सबसे पहले इसी का दर्शन होता है। तो सारे बच्चे जानते हैं, लेकिन बच्चे थोड़े तो पॉइंट वाइज पढ़ते हैं, डिटेल्स कोई नहीं पढ़ता। तो डिटेल से पढ़ेंगे तो अच्छे समझ में आएगा ना। तो अब हम 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में पढ़ेंगे। ये इसकी इतनी बड़ी कॉन्सेप्ट थी, इतनी बड़ी थ्योरी थी। अगर आपको अभी भी नहीं समझ में आ रहा तो आप अपने आप से पढ़ के देखिएगा। एक बार अपने आप से पढ़ेंगे तो पक्की बात एकदम समझ में आ जाएगा, भूलेंगे नहीं आपको। फिर अगर आपको एग्जाम देना है, बस रिवीजन मांगता है, बोलोगे ना रिवीजन मांगता है। तो अब हम 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में पढ़ लेंगे। देखो, लॉर्ड नाथ ने ये एक्ट पास करवाया, मतलब अब यहाँ से एक दो क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट किसकी अध्यक्षता में पास हुआ? तो लॉर्ड नाथ की अध्यक्षता में पास हुआ। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट जब पास हुआ तो उसमें ब्रिटिश पार्लियामेंट में ब्रिटिश का प्रधानमंत्री कौन था? तो लॉर्ड नाथ था। या 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट किसकी कहने पर पास हुआ? तो लॉर्ड नाथ की गुप्त समिति के कहने पर पास हुआ। आपका जो क्वेश्चन होता है वो बहुत ब्रिलियंट होता है, वो जो अच्छे से पढ़े रहेंगे वही बच्चे कर पाएंगे, नहीं तो जो ऊपर ऊपर 4 लाइन पढ़ के जाएगा वो यही बोलेगा पता नहीं कहाँ से दे दिए, इतना डीप कौन पूछता है, इतना डीप तो लिखा ही नहीं था किताब में, ऐसे बोलेंगे। तो चलो हम 1773 के बारे में पढ़ते हैं, रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में ज़्यादा बातें ना करते हुए। तो मैं कम से कम 5-6 पॉइंट तो बताना ही बताना है। सबसे पहले तो मैं एक बात और बता दूँ, भूल गई थी रेगुलेटिंग एक्ट बारे में। रेगुलेटिंग एक्ट को हिंदी में क्या कहते हैं? हिंदी में, इंग्लिश में तो सब लोग जानते हैं, अब इंग्लिश अंग्रेज लोग ने पास किया था तो इंग्लिश में सब लोग जानेंगे। और रेगुलेटिंग एक्ट का नाम रेगुलेटिंग एक्ट क्यों रखा गया? सबसे बड़ा पॉइंट तो मुझे सबसे अच्छी बात ये लगती है क्योंकि ये थोड़ा, इसका जो रीजन है बहुत फनी है, मैं फनी बना दी हूँ वैसे है। तो रेगुलेटिंग एक्ट का नाम रेगुलेटिंग एक्ट क्यों रखा गया? देखो, ये एक मैसेज के तौर पर आया था तो इसका मैसेजिंग एक्ट रख देते, सेंडिंग एक्ट रख देते। रेगुलेटिंग एक्ट क्यों रखा गया? देखो, इंग्लिश का एक वर्ड होता है रेगुलेट। क्या होता है? रेगुलेट।
जिसको पता होगा वो ज़्यादा माइंड नहीं करेगा, नहीं बोलते मैम इतना लोअर चीज़ बताती हूँ ना, क्या कहते हैं इतना छोटा चीज़ बता रही है, इतना सबको पता है, जिसको नहीं पता उसके लिए। तो रेगुलेट का जो हिंदी में अर्थ होता है क्या आता है? नियंत्रित करना। क्या होता है? नियंत्रित करना। अगर आप एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे तो आपको एग्जाम्पल मैं दूं तो सबके यहाँ गैस होगा, गैस के सिलेंडर होता है, सिलेंडर के ऊपर रेगुलेटर लगा होता है। रेगुलेटर का नाम रेगुलेटर इसीलिए रखा गया क्योंकि वहीं से गैस को नियंत्रित किया जाता है। आप जब मन करे तब उसको ऑन कर दीजिए, जब मन करे तब उसको ऑफ कर दीजिए। उसका नाम रेगुलेटर रखा गया कि नहीं और कुछ रख दिया जाता? इसीलिए रेगुलेटर रखा गया ना, क्योंकि वो वहाँ से गैस को नियंत्रित करता है। तो इस एक्ट का नाम भी रेगुलेटिंग एक्ट इसलिए रखा गया क्योंकि इसी एक्ट के द्वारा कंपनी के शासन प्रशासन को पहली बार नियंत्रित करने का प्रयास किया गया था। पहली बार में हो नहीं गया था कि सब पहली बार में मैनेज हो गया था। ये एक्ट बहुत ज़्यादा तक सफल नहीं रहा, ज़्यादा मानना मतलब ज़्यादा पैमाने पर असफल था। तो इसीलिए इसका नाम रेगुलेटिंग एक्ट रखा गया क्योंकि ये पहला प्रयास था ब्रिटिश पार्लियामेंट का कंपनी पर शासन प्रशासन नियंत्रित करने का। ठीक है, इसीलिए इसका नाम रेगुलेटिंग एक्ट रखा गया। फिर मैंने बोला था, पूछा था कि इसका नाम हिंदी में क्या, तो इसको हिंदी में विनियम अधिनियम भी कहते हैं और नियामक अधिनियम भी कहते हैं। दो नाम है, नियामक अधिनियम और विनियम अधिनियम। हिंदी में जानिए, अंग्रेजी भाषा थोड़ा कम। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं इसके पॉइंट्स। देखो सबसे पहला पॉइंट तो आपको बताया, तो देखो प्रेसिडेंसी थी पहले, ये बता दें कि जो अंग्रेज लोग जहाँ बिजनेस करते थे इनका क्षेत्र काफ़ी मात्रा में बढ़ गया था, क्योंकि जब ये बक्सर का युद्ध जीत गए ना तो इनको बंगाल बिहार उड़ीसा की दीवानी मिल गई थी। दीवानी क्या, दीवानी मस्तानी, दीवानी मतलब टैक्स, टैक्स उन लोग कार्य इनका मिल गया था। ये बंगाल बिहार और उड़ीसा को इनको एकदम दीवानी प्राप्त हो गई थी। और इनका जो क्षेत्र था वो था कर्नाटक, गुजरात, गोवा, बंगाल, बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश आदि आदि जो थे और जो थे। तो उसमें से मद्रास, कलकत्ता और बंगाल ये तीन थे। ये तीन प्रेसिडेंसी थे ना, मद्रास और बंगाल और कलकत्ता, मद्रास, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, ये सारा उड़ीसा, उड़ीसा ये प्रेसिडेंसी थी। उड़ीसा और बिहार, उत्तर प्रदेश, मान लो ये सब क्षेत्र थे जिसमें से ये जो प्रेसिडेंसी थी बंगाल बिहार उड़ीसा प्रेसिडेंसी थी, ये पहले तीनों स्वतंत्र थे, अलग अलग थे। ये अपना रूल खुद बनाते थे। सबके पास एक गवर्नर होता था, गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल को जीजे लिख देते हैं ना, जीजे। सबके पास एक एक गवर्नर जनरल था, इसके पास भी गवर्नर जनरल था, इसके पास भी गवर्नर जनरल था, सबके पास एक एक गवर्नर जनरल होता था। तो ये पहले स्वतंत्र थे। इस एक्ट के तहत क्या किया गया कि इन तीनों लोग को, इनमें से जो बंगाल का था, बंगाल को उठा के, मान लो पहले चीफ मिनिस्टर था, उठा के प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया। मतलब बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया। बाकी जो क्षेत्र थे मद्रास, बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश जो ये थे उनको सब इनके अधीन कर देगा। मतलब ये है कि ब्रिटिश पार्लियामेंट बोले कि ये जो छोटे छोटे क्षेत्र हैं ये शासन तो करेंगे लेकिन इसके ऊपर शासन करेगा मेरा आदमी, जो मैं सिलेक्ट करूंगा गवर्नर जनरल को, वो। और वो डायरेक्ट इनकी जो सारी गतिविधियां हैं, सारे जो कार्य हैं वो डायरेक्ट रिपोर्ट करेगा हमको, मतलब ब्रिटिश पार्लियामेंट को। तो पहला पॉइंट ये है कि बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया। उस समय बंगाल का गवर्नर कौन था जब ये रूल आया कि बंगाल गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया जाए? उस समय बंगाल गवर्नर था लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। मतलब बंगाल का अंतिम गवर्नर लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स और बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। याद रखिएगा ये सब। तो पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट क्या था? दूसरा पॉइंट था कि जो कंपनी की प्रशासनिक और राजनीतिक कार्य थे, प्रशासनिक और राजनीतिक कार्य, इन दोनों कार्यों को मान्यता मिल गई। मतलब इन दोनों कार्यों को मान्यता मिल गई। मान्यता इस प्रकार मिली कि ब्रिटिश पार्लियामेंट ने बोला कि हाँ ठीक है, मैं मान्यता तो दे रही हूँ कि आपको प्रशासनिक और राजनीतिक कार्य को माना जाएगा, आप जो भी करोगे, लेकिन आप वही करोगे जो मैं बोलूँगा। मतलब ब्रिटिश पार्लियामेंट जो मैं कहूँगा आप वही करोगे, तभी वो कार्य मान्य होगा। अपने मन से नहीं मान्य होगा कि आप राजनीतिक कार्य जाके किसी से युद्ध कराएं, किसी से लड़ाई, किसी से संधि कर लें, ये सब मान्य नहीं होगा। मैं जिससे कहूँगा आप उसी से करोगे तभी ये मान्य होगा। ठीक है, ये हो गया। तीसरा था कि केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। केंद्रीय प्रशासन की नींव पड़ी, केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। ये
बढ़िया क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत पूछता है कि किस एक्ट के तहत सबसे पहले भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। तो 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। इसका मतलब क्या हुआ? देखो, सबका अगर अर्थ निकालो तो वही निकल के आता है। ब्रिटिश पार्लियामेंट ने बोला कि अब ऑर्डर मैं दूंगा, कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में रूल मैं बनाऊंगा और वो रूल मैं भेज दूंगा। वही रूल जो छोटे छोटे क्षेत्र हैं, गवर्नर जनरल है, कंपनी के अधिकारी हैं, वो सब वही रूल को फॉलो करेंगे। रूल मैं बनाऊंगा, फॉलो तुम लोग करोगे, अपने मन से रूल नहीं बना सकते हो। इसी का केंद्रीय प्रशासन हो। केंद्रीय प्रशासन मतलब सेंटर में एक बिंदु होगा जो सबके ऊपर शासन करेगा, सबके रूल को बनाएगा और वही लोग आप फॉलो करोगे। इसी को कहते हैं केंद्रीय प्रशासन। तो इसके तहत केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। ये 3 पॉइंट्स हो गए। और चौथा पॉइंट था कि जो अंग्रेज लोग थे वो जब युद्ध जीत गए ना, तो भारतीय बहुत अत्याचार करने लगे, उनका बहुत शोषण करने लगे, उनसे बहुत लगान लेने लगे, उनके क्षेत्र पर कब्जा कर लेते थे, उनका अनाज ले लेते थे। तो चौथा पॉइंट ये हुआ कि जो भारतीय लोग थे उनसे मतलब क्या, उनसे रिश्वत लेना, उपहार लेना सब मना कर दिया गया। उपहार लेना मना कर दिया गया। उपहार यहाँ पे क्यों बताया गया? अंग्रेज लोग पहले तो मनमाने ढंग से अपना सब चीज ले लेते थे, और जब अंग्रेज अधिकारी, जब ऊपर का अधिकारी पूछता था तो बोलते थे कि भारतीयों ने हमें तो गिफ्ट दिया है, गिफ्ट प्राइज दिया है हमें, इसलिए हम ले लिए। तो ये रूल आया कि अब आप तो ना तो प्राइज ले सकते हो, ना तो उपहार ले सकते हो, ना तो किसी भारतीयों से रिश्वत ले सकते हो, ये सब बंद। और फिर एक पॉइंट आया कि जो कंपनी के जो निजी व्यापारी थे, निजी कर्मचारी थे, वो क्या करते थे कि अपना बिजनेस अलग खोलने लगे। जैसे होता नहीं कि जहाँ पे ट्यूशन पढ़ो वहीं इतना पढ़ लो कि फिर जाके अपना ट्यूशन खुद खोल लो, खुद अपना बिजनेस करने लगो। तो जो पहले जहाँ से आप पढ़ के निकले हो वो ट्यूशन आपके सामने गिर जाए। अब नया खुलेगा तो वहीं तो लोग जाएंगे ना। तो ये हुआ कि जो कंपनी के जो कर्मचारी हैं अब वो अपना निजी व्यापार नहीं कर सकते। कर्मचारी को निजी व्यापार करने से रोक दिया गया कि निजी व्यापार आप नहीं कर सकते। कर सकते हैं एक शर्त पर, जब आपके पास लाइसेंस होगा तभी कर सकते हैं। क्या? जब आपके पास लाइसेंस होगा तब आप कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि कोड ऑफ डायरेक्टर। ये कोड ऑफ डायरेक्टर बनाया गया स्पेशली इसके लिए बनाया गया कि जो कंपनी की सैन्य शक्ति है, जो इसकी राजस्व शक्ति है, जो इसकी क्षेत्र का विस्तार है, ये जो सारी गतिविधियां हैं, स्पेशली कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स यही सब देखेगी। और इसको देख के मतलब सारी गतिविधियों का रिपोर्ट सही एकदम बिना किसी क्या कहते हैं भ्रष्टाचार के वो ब्रिटिश पार्लियामेंट को देगी। सारी जानकारी ब्रिटिश पार्लियामेंट को देगी। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर इसीलिए बनाया गया। अब इसके में और सारे पॉइंट्स होंगे, अभी और कुछ पॉइंट्स होंगे, आप उसको आप अपने पढ़ लीजिएगा, अपने आप से पढ़ लीजिए। मुझसे छूट गया होगा, मैंने जितना पढ़ा था, मैं जितना अच्छे से पढ़ रही थी आपको मैंने पढ़ा दिया है। अगर आपको इसमें से कुछ गलत लग रहा है तो उसके लिए सॉरी। और पढ़िए, आप समझ में आया हो तो मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, कीप सपोर्टिंग। और हम जल्दी अपना नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, आप अपलोड करेंगे, बस आप सपोर्ट कीजिएगा, कीप सपोर्टिंग। थैंक यू।